सर्वेक्षण कराने वाला प्रदेश बिहार है। कहता है ना, मानते हैं ना आप? सब लोग कहते हैं कि जातिवार जनगणना यानी सर्वेक्षण सामाजिक आर्थिक कराने वाला बिहार सबसे बड़ा, सबसे पहला प्रदेश है 1931 के बाद, क्योंकि वो तो देश की पूरी जनगणना थी, ये सर्वेक्षण है, दिस इज द फर्स्ट। बट ये गलत है, ये गलत है। बिहार पहला राज्य नहीं है, बिहार दूसरा राज्य है। एक राज्य और करा चुका है, बल्कि तीसरा राज्य है। एक और राज्य करा चुका है इसके पहले, वो कर्नाटक है, जो आंकड़े पब्लिक नहीं किए गए। और इसके भी पहले एक राज्य और करा चुका है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया, एक लेख भी लिखा, और वो राज्य है, चूंकि क्या होता है कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है, जो बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं, वो आज के दौर में तो गूगल है, हम लोगों के समय तो गूगल भी नहीं था। हम लोग यूनिवर्सिटी में खोजते थे, इधर उधर करते थे, और तब जाकर मिलता था। आपको मैं बताऊं कि भारत में पहला जातिवार सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराने वाला प्रदेश आजादी के बाद न तो कर्नाटक है, न तो बिहार है, ये केरल है। केरल ने 1968-69 में लगभग 1.25 साल के दौर में बाकायदा सर्वेक्षण कराया, और उसका नाम है केरला सोशियो इकोनॉमिक कास्ट वाइज सर्वे। और ये आप कहीं भी इसको देख सकते हैं, इट इज अवेलेबल। और उस वक्त सरकार किसकी थी? उस वक्त सरकार ईएमएस नंबूदरीपाद की थी। ईएमएस नंबूदरीपाद का जन्म ब्राह्मणों के सबसे कुलीन परिवार में हुआ था। बद्रीनाथ से लेकर तमाम बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं, वहां नंबूदरी ब्राह्मण पुजारी रखे जाते हैं। तो नंबूदरीपाद जो है, ईएमएस नंबूदरीपाद सीपीआईएम की लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर दूसरी बार बने थे। पहली बार जब बने थे तो उनको डिसमिस कर दिया गया। पहली निर्वाचित लेफ्ट गवर्नमेंट थी केरला की। क्यों कर दिया गया? क्योंकि ऐसा मत समझिए मैं लेफ्टिस्टों का भी आलोचक वैसे ही हूं जैसे दूसरी पार्टियों का हूं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो मैं कह रहा हूं कि जब उनकी पहली सरकार बनी तो डिसमिस कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने 2 बुरे काम कर दिए थे। पहला बुरा काम किया था कि उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स को एडॉप्ट किया बिल, और दूसरा बहुत बुरा काम किया कि एजुकेशन बिल ला दिया। एजुकेशन बिल में क्या प्रावधान था कि सबको बराबर शिक्षा मिलेगी, साझा समान शिक्षा, जो लोहिया जी कहा करते थे। हालांकि वो करा नहीं पाए कहीं किसी भी अपने प्रदेश में जहां उनकी सरकार थी, वो केवल बोलते थे, करा नहीं पाए। लेकिन सीपीआईएम की लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट थी, वहां उन्होंने सबके लिए समान शिक्षा की व्यवस्था कर दी, और उसमें दो चीजों का बड़ा योगदान था। एक तो क्रिश्चियन मिशनरीज, और एक लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट। ये बात मुझे स्वयं अरुंधति राय की मां मेरी राय ने मुझे कही, जो कि लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट की बड़ी आलोचक भी थी। मेरी राय ने कहा कि मैंने पूछा कि आपका प्रदेश भारत में सबसे अव्वल क्यों रहता है, हमेशा आपका राज्य HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, या प्रगति के अन्य आंकड़ों में सबसे नंबर 1 क्यों रहता है? तो उन्होंने कहा कि 2 कारण। मैंने कहा क्या क्या? कहा कि पहला लैंड रिफॉर्म्स और दूसरा एजुकेशन रिफॉर्म्स। तो मैंने कहा कि एजुकेशन रिफॉर्म आपके यहाँ कैसे हो सका, हमारे यूपी में क्यों नहीं हो सका? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ पर नेता जो थे वो जमींदारों और बड़े कैपिटलिस्टों और बड़े कुलीन जो जातियों के लोग थे उन्हीं में से आते थे, और उन्हीं के लिए काम करते थे। तो उन्होंने लिबरेट नहीं कराया, उन्होंने पब्लिक सेक्टर में नहीं लाया शिक्षा को, और इसीलिए ऐसा हुआ है। और तब मुझे लगा, हालांकि मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, लेकिन हम लोगों की जनरेशन के बाद तो आज देखिए सरकारी स्कूल प्राइवेटाइज हो रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत न जाने कितने राज्यों में सरकारी स्कूल जहां हम लोग पढ़े हैं बचपन में, वो खत्म किए जा रहे हैं, और उनको हैंडओवर किया जा रहा है प्राइवेट स्कूल को, या उनको कहा जा रहा है कि एक स्कूल में 3 स्कूल चलें। यानी अगर 3 गांव में 3 स्कूल हैं तो बंद करके 2 गांवों में एक। राजस्थान में तो त्राहिमाम बचा हुआ है। अभी मैं राजस्थान गया था और वहां पर त्राहिमाम बचा है, गरीबों के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि दूर दूर स्कूल हैं। ये स्थिति पैदा हो गई है बीजेपी की मौजूदा सरकार में, और करीब करीब लाखों स्कूल हाल के वर्षों में बंद किए गए हैं या प्राइवेटाइज किए गए हैं। तो केरल ने यह किया कि उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स लागू किया, एजुकेशनल रिफॉर्म्स लागू किया। इसीलिए केरल लिटरेसी में और एजुकेटेड लोगों की दृष्टि में सबसे पढ़ा लिखा प्रदेश है।
और आप जानते हैं, बहुत दिलचस्प बात आपको मैं बता दूं, वो भी आप सुन लीजिए। मेरे पास ठोस आंकड़े हैं ताकि कोई ये न कहे कि मैं अपने से बोल रहा था। अभी भारत जो है पूरी दुनिया में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या है नंबर इसका, ये भी डेटा का प्रश्न है। मैं आकर जनगणना में आऊंगा, जनगणना से इसको जोड़ूंगा, आप इसको बात समझिए। 193 मुल्कों की सूची में भारत जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134वें नंबर पर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? सेहत और शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, ये तमाम जो कंपोनेंट्स हैं इनको जोड़कर बनता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। और इसको कोई एंटी बीजेपी एजेंसी नहीं बनाती है, या मोदी सरकार विरोधी कोई एजेंसी नहीं बनाती है। इसको यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की यूएनडीपी बनाती है। उसमें लेटेस्ट जो सर्वे है उसमें हमारा नंबर है 193 मुल्कों में 134वां नंबर। प्रेस फ्रीडम में हमारा क्या इंडेक्स है? प्रेस की आज़ादी में 180 में 159 पर हम हैं। इंडिया इन डेमोक्रेसी इंडेक्स कितना है? EIU में ये 41वें स्थान पर हम हैं। इसके अलावा हंगर इंडेक्स में कितना है? जबकि 80 करोड़ लोगों को हमारे देश की सरकार अनाज दे रही है मुफ्त, 111वें नंबर पर है 125 मुल्कों की सूची में, 111वें नंबर पर। लेकिन दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो इंडिया का बनता है, इंडियन स्टेट्स का बनता है, उसमें केरल नंबर 1 है। केरल में भूखमरी नहीं है, केरल में एजुकेशन का लेवल, प्रति व्यक्ति आय का लेवल, शिक्षा का लेवल बेहतरीन है, अस्पतालों की व्यवस्था, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था बेहतरीन है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह नहीं है कि वहां एक सरकार दूसरी पार्टी की थी। कम्युनिस्टों की सरकार तो बंगाल में भी बनी थी, वहां क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? भरभरा कर गिर गई लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट बंगाल की। आज बंगाल में लेफ्ट का कोई नाम लेवा नहीं है। त्रिपुरा में एक से एक ईमानदार मुख्यमंत्रियों के होते हुए CPIM की सरकार नहीं बच सकी, आज वहां बीजेपी की सरकार है। तो केरला क्यों बचा? केरला में लेफ्ट फ्रंट आज मजबूत क्यों है? केरला में आज भी प्रगति की दौड़ में वो नंबर 1 क्यों है? बंगाल क्यों इतना फिसड्डी था? क्योंकि केरला के सामाजिक आर्थिक इतिहास को अगर आप देखें तो सोशल जस्टिस और न्याय का जो कंपोनेंट, ओवरऑल जो न्याय का कंपोनेंट जो इस मुद्दा था वो बहुत प्रभावी था। सामाजिक सुधारों की जो जमीन थी उसके आधार पर वहां राजनीति की इमारत खड़ी हुई, और उसमें अयंकली से लेकर श्री नारायण गुरु और अन्य जो समाज सुधारक थे उनका बहुत बड़ा रोल था। उनके यहाँ पूरा जो वामपंथी आंदोलन था समाज सुधार से इंस्पायर होकर के उससे सांस लेता था। उसकी राजनीतिक सांस जो थी वो समाज सुधार के आंदोलनों से वो चलती थी। जबकि यहाँ दूसरे और जगहों पर मार्क्सोलॉजिस्ट किस्म के लोग, मार्क्स शास्त्री किस्म के लोग राजनीति करते थे, और उसका जो नेतृत्व था वही कुलीन तंत्र या अपर कास्ट के लोग करते थे, जो रिजर्वेशन या एफर्मेटिव एक्शन को ऐसा लगता था कि बिल्कुल गलत मान रहे हैं। लेकिन नंबूद्रिपाद की सरकार ने जिस सर्वे का मैंने जिक्र किया, उनको बात समझ में आ गई डिसमिसल के बाद। जब पहली बार उनको डिसमिस किया गया, उनको लगा कि अगर हमको सरकार बनाने का मौका मिलता है तो हम ये काम करेंगे। और गौरियम्मा रेवेन्यू मिनिस्टर थी जो स्वयं पिछड़े वर्ग से आती थी, वो इडवा कम्युनिटी से। आप कल्पना नहीं कर सकते कि पूरी कैबिनेट ने तय किया कि 68 ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद कि हम इसको एग्जीक्यूट करें, अरे इसको लागू, इसको तुरंत सर्वे कराएं, उससे पता चलेगा कि हमारे यहाँ SC ST, माइनॉरिटी कम्युनिटी और OBC और अपर कास्ट की संख्या किसकी कितनी है, किसके पास कितनी शिक्षा है, कितना किसके पास खेत है, कितना किसके पास जमीन है, कितना सिंचित है, कितना असिंचित है, रबर के पेड़ किसके पास कितने हैं और दूसरे नारियल के पेड़ किसके पास हैं। ये सारे सर्वे किए गए और उस डिटेल सर्वे के बाद इन्होंने रिफॉर्म्स लागू करना शुरू किया। और वो जो रिफॉर्म्स था, इसीलिए केरल का रिफॉर्म्स बंगाल के रिफॉर्म्स के मुकाबले मुकम्मल था। बल्कि अगर मैं मानता हूं कि केरल के रिफॉर्म से बेहतर अगर कोई रिफॉर्म था तो कोई नहीं था इस देश में। हाँ, सेकंड नंबर पर जम्मू कश्मीर का रिफॉर्म्स था जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सरकार ने 1953 से पहले लागू किया। और इसी के कारण शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सरकार के
को डिसमिस कराने के पीछे भी यही कारण था कि उन्होंने